नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। आज के इस शो में हम ऐसे मेहनत कश लोगों की बात करेंगे जिनके पसीने से आज देश विकास कर रहा है। जी हाँ, आज का मुद्दा है ई श्रम पोर्टल। कई लोगों को ई श्रम पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे श्रमिक इस सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं, आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या प्रॉफिट सरकार इस पोर्टल के अंतर्गत आपको देती है। तो आज का मुद्दा इन्हीं श्रमिकों के ऊपर है और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे जुड़े हुए हैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर, आपका हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। सर, आज का मुद्दा है ई श्रम पोर्टल। सर, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है सर? जो सरकार ने इसे लाया, इसे लॉन्च किया। देखिए, नॉर्मली सरकार चाहती है कि रोजगारी मिले, यानी वो फॉर्मल रोजगारी हो, यानी विधिवत उसको रोजगार मिले, ऐसा सरकार तो चाहती है। लेकिन हर एक को यह विधिवत फॉर्मल रोजगारी मिलेगी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस फैक्ट्री में, जिस संस्था में, जिस पीढ़ी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, वह संख्या अगर 10 से कम है तो उनको फिर वो ईपीएफओ में कंपनी या संस्था रजिस्टर होती नहीं है, यानी इनको भी वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो ईएसआई का भी है, जो हॉस्पिटलाइजेशन, प्राथमिक हेल्थ सुविधाएं, वो भी मिलती नहीं है। तो ये 10 से ज्यादा जहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ही ये मिल सकता है। इसलिए यह ई श्रम पोर्टल है कि जो ऐसे रोजगार है कि जिनका इस ईपीएफओ में भी नहीं है। सर, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे ई श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है सर? देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है खेती वाला, एग्रीकल्चर। दूसरा है कंस्ट्रक्शन, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि डोमेस्टिक काम, घर में काम करने वाली, बर्तन घिसने वाली, झाड़ू पोछा करने वाले, ऐसे लोगों का भी एक क्षेत्र तो है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र है, जिन सारे क्षेत्रों में ऐसे स्वाभाविक है जहां पर 10 लोग नहीं है, ऐसी ही जगह है ये, वहां पर ये ई श्रम पोर्टल लगता है। सर, अब तक अगर देखा जाए तो कितने लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं सर? देखिए, अभी तक जो कुल मिलकर संख्या है वो 31 करोड़ लोगों की संख्या इसमें है, कि जो यानी देखिए ना, हमारी जो कुल मिलकर लोक संख्या, पॉपुलेशन भारत का है वो करीब 145 करोड़ का है। तो 145 करोड़ में से 31 करोड़ लोगों ने इस ई पोर्टल पर अपना नाम लिखवाया है, रजिस्टर किया है, नामजद किया है। सर, इसकी पात्रता क्या है? देखा जाए तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि हम जैसे लोग कौन कौन से पात्रता के लोग इसमें रजिस्टर। देखिए, इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। अगर कहीं पर जॉब पर ऑफिशियली नहीं है, कोई भी काम आप करते हो, जैसे हमारे बाल काटने वाला है, तो बाल काटने वाला का तो कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन कहीं पर तो होना चाहिए, तो ई पोर्टल पर आता है। फोटोग्राफर है, अगर वो फोटोग्राफी कर रहा है और वो कई 10 लोग वहां नहीं है, तो स्वाभाविक वो ई पोर्टल पर अपना नाम लिख सकता है। तो इस प्रकार से सामान्य से सामान्य, जो मैंने कहा ना कि भाई घर में काम करने वाली महिला, वो भी अपना नाम इस पे लिखवा सकती है। सर, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? स्वाभाविक डॉक्यूमेंट जो है ना, वो आधार है। अगर आधार कार्ड है, ज्यादा से ज्यादा आप राशन कार्ड भी उसमें सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पहला है आधार, कि आप भारत में रहते हो, इतना पता है। देखिए, वो नागरिक वाला विषय नहीं है, क्योंकि आजकल वो विषय बहुत चल रहा है कि भाई किसे नागरिक कहा जाए। आज तो पासपोर्ट वाला विषय आ गया कि भाई पासपोर्ट है तो वो भारत का नागरिक कहा जाए क्या नहीं। तो सरकार ने मना कर दिया, भाई पासपोर्ट होने से आपका नागरिकत्व नहीं बनता है। इसलिए ई पोर्टल में भी नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड आपके पास है वो काफी है। सर, और रजिस्ट्रेशन कराने का उसमें प्रोसीजर क्या रहता है सर? देखिए, नॉर्मली जो व्यक्ति
शिक्षित नहीं है, फिर भी वो अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन करता है तो वो खुद तो कर ही नहीं सकेगा। आधार कार्ड चाहिए, वो आधार कार्ड उसके पास है, मोबाइल नंबर उसके पास है, यह सारी चीजें हैं, तो वो किसी ऐसे सेंटर पर जाएगा जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऐसे लोगों के पास जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन खुद नहीं करवा पाएगा, अशिक्षित है, तो उसके लिए मुसीबत है। इसलिए वो जाकर के कहीं किसी का मदद ले, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से सुविधाएं मिलती है। सर आपने सुविधाओं की बात की, तो इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती है सर श्रमिकों को? देखिए, इसमें काफी सारी सुविधाएं हैं। अगर वो आदमी 60 साल की उम्र उसने पार कर दी, तो ऐसे ई श्रम पर जिसने नामजद किया है, ऐसे व्यक्ति को 3,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट उसको है। केंद्र और राज्य सरकार के कई वेलफेयर स्कीम्स है, उन सारे वेलफेयर स्कीम में ये आ सकता है। तो ऐसे बेनिफिट्स तो है, उसको बेनिफिट तो मिल सकता है। सपोर्ट भी देता है ई पोर्टल की वजह से कि मान लो किसी जगह पर ऐसे आवश्यकता है लोगों की, तो ई पोर्टल से वो उठा सकते हैं नाम कि भाई यह आदमी है, फ्री है, ई पोर्टल पर मिलता है, तो सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएगी, क्योंकि एड्रेस मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा। किसी को ऐसे आदमी की जरूरत है तो वो वहां से ले सकता है। सर अगर बात की जाए सर महिला और पुरुषों की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के आंकड़े क्या है? महिला ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा रही है, महिलाएं ज्यादा आगे आ रही है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा हर है? जगह पे आजकल महिला आगे है, तो ई श्रम पोर्टल पर भी महिलाएं ज्यादा है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम अगर 2023 से देखें तो 2026 तक हर साल ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला ही ज्यादा है। पुरुषों का काम, यानी पुरुषों ने अपना नामजद किया है, ऐसे कम है, और काफी परसेंटेज कम है। अगर हम देखें 2023 में तो करीब 52% महिलाएं हैं जिन्होंने नामजद किया, और पुरुषों का सिर्फ 47% है। अगर 2026 का हम देखते हैं तो 68%, 70% मान लीजिए ना, 70% महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि पुरुषों ने सिर्फ 31%, यानी आधे से भी कम हो गया। इतना पुरुषों का रजिस्ट्रेशन कम है। सर आपको क्या लगता है कि सरकार के साइड से यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इन मजदूरों को नहीं मिल पा रही थी और इस योजना, इस पोर्टल के आने के बाद वो प्रोवाइड हुई है सर? देखिए, एक सबसे बढ़िया बात है कि इसके पास अब 12 डिजिट का एक कोड नंबर आएगा, अकाउंट नंबर आएगा। यानी जैसे हम अपना आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड का जो नंबर है वो हमारी पहचान है। तो ये ई श्रम पोर्टल पर जो उसको अकाउंट नंबर मिलेगा, यह इसकी अभी वो वैसे बेरोजगारी कहा जाएगा, तो ऐसा अकाउंट नंबर भी उसके पास आ जाएगा। फिर ये 31 करोड़ लोग हैं, तो ऐसे 31 करोड़ लोग होने की वजह से, नहीं, दूसरा और एक विशेष है कि यह ई पोर्टल पर आने से इसको एक इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है, जो 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कवर उसको मिलता है। यानी बढ़िया लाभ है, ऐसा मुझे लगता है। सर मैंने अभी पूछा था सर, चुनौतियां क्या है सर इसमें? सरकार के साइड से कुछ चुनौतियां आ रही हैं? ई श्रम पोर्टल पर यस सर। मुझे नहीं लगता है कोई है चुनौती, लेकिन अगर उसके चुनौती माना जाए तो भी ठीक है। तो चुनौती में क्या है कि यहाँ पर ई श्रम पोर्टल पर करीब 52% लोग हैं जो फार्मर्स के यहाँ से, यानी खेती करने वाले मजदूरों की, या खेती खुद फार्मर ऐसे लोग हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। अगर उसे हम देखें तो करीब 16.5 करोड़ लोगों ने खेती विषयक पर अपना नामजद किया हुआ है। यानी ये एक समस्या है कि भाई फार्मर्स को क्या ई श्रम मिलेगा, यानी वो फार्म में ही जाएगा, एग्रीकल्चर में ही जाएगा, या कहीं और भेजा जाएगा। उसमें और एक विषय आता है कि भाई कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 8% लोग कंस्ट्रक्शन में नामजद है, और उनका संख्या भी आती है करीब 2.5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग में 6% लोग ई श्रम पोर्टल पर है, करीब उनकी संख्या आती है 2 करोड़।
तो इस प्रकार से यह जो बाइफर्गेशन किया है करीब 7 ऐसे सेक्टर्स है, इन 7 सेक्टर्स में यह नामजद किए जाते हैं। तो उसमें से फार्मर को ही इतना ज्यादा, यानी खेती विषयक में ही इतने सारे ई श्रम पोर्टल पर है। यह एक समस्या है, उसको बाइफर्गेट कैसा किया जाए, कहीं और भी वो ई श्रम पोर्टल पर क्यों नहीं ले सकते, ऐसा भी इसमें एक समस्या तो है। सर, जिन श्रमिकों ने, जिन मजदूरों ने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, सर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि हर आदमी जिसके पास जॉब नहीं है और जो भी जॉब उसके पास है वहां पर 10 लोगों से कम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ने वो ई श्रम पोर्टल पर 100% जाकर के ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप जाइए ई श्रम पोर्टल पर अपना नाम लिखवाइए, कम से कम आपको ये 3,000 हर माह का पेंशन भी मिलेगा उम्र 60 साल के बाद, और 12 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो टेक इट। तो वही एक मैसेज है ना कि भाई बेनिफिट मिल रहा है, और कहीं और जगह पे जॉब है तो ई श्रम पोर्टल से लोग ऐसे नाम आपके चुनेंगे उम्र के हिसाब से आएगा, कितने उम्र का आदमी है, तो उस प्रकार से वो लोग उन्हें चुनेंगे और अपने यहाँ काम करने के लिए बुला लेंगे। तो यह इस फायदा है, बेनिफिट है। सर, नाम ही है इसका ई श्रम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक श्रम पोर्टल। सर, आपको नहीं लगता हमारे यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं वो इतना टेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं है, तो उन्हें इस चीज के लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 शब्द है, एक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें शायद जो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके बाद का जो शब्द है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, श्रम, यानी जो मजदूरी करने वाला है उसको ध्यान में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक उसके पास नहीं है, इसलिए वो इस जगह, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक की सुविधा मिलेगी, आजकल तो कई जगह पे ऐसी दुकानें भी है कि जहां पर हम अपना आधार कार्ड है उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, अपना जो इनकम टैक्स का पान कार्ड है उसमें भी कुछ चेंज करना है तो वो भी हमें तो आता नहीं है, हम वहां जाकर के कर सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि ई श्रम पोर्टल पर कोई भी आदमी, हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसके पास भाई मेरा नाम आपको ऐड करना है और क्या, उसके पास जो चाहिए वो तो सुविधा उसके पास है कि जैसे आधार कार्ड, सबसे बढ़िया आधार कार्ड है, उसका जन्म का तारीख है कि भाई कोई लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सब दे सकता है ना। तो सर, हमारे दर्शकों को ई श्रम पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो सर ने बताया कि ई श्रम पोर्टल कैसे लोग, कैसे श्रमिक, कैसे मजदूर हैं जो इस पोर्टल का फायदा उठा सकते हैं। सरकार मतलब एम्प्लॉयज के लिए कई सारी चीजें, योजनाएं लाती है, लेकिन वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। ई श्रम पोर्टल लाने का भी सरकार का मकसद था कि जो लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, छोटे मजदूर हैं, किसान हैं, घर पे काम करने वाले महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस पोर्टल का फायदा उठाकर सरकार की कई सारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं और खुद को सरकार के पास रजिस्टर करा सकते हैं कि वो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उन्हें भी कई सारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। सर, शुक्रिया हमारे दर्शकों को ई श्रम पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहे मेरे यानी सुहाली जैन के साथ खबरें जरा हटके।